किसी को आना है यूरोप की, तो बस वही है। बट मेन जो है, फाइनेंस मान के चलो, मैनेजमेंट है वो, हॉस्पिटैलिटी, आईटी, और बीबी और एमबीए में मार्केटिंग वाली साइड। और आईटी वालों की सबसे ज्यादा सैलरीज होती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा 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 कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। सब कुछ मैटर करेगा आपके एक्सपीरियंस पे और आपके पास कितना नॉलेज है उस पर्टिकुलर चीज का। और आफ्टर ग्रेजुएशन जैसे दूसरी कंट्रीज में इट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल टू फाइंड अ जॉब, ऑब्वियसली एवरीवेयर स्ट्रगल होगा हम्म। जॉब ढूंढने के लिए। बट हाँ, अगर कोई एवरेज स्ट्रगल करे कि भाई हाँ रेगुलरली अप्लाई कर रहा है तो उसको जॉब मिल जाती है कि फाफा पड़े છે શું થાય છે? ના ના, એવા કઈ ફાફા એવા તો નહીં પડે. કારણ કે ત્યાંનો રૂલ જ એવો છે કે તમારે સ્ટડી સાથે તમારે ઇન્ટર્નશિપ કરવી પડશે ફિલ્ડ રિલેટેડ. તો ત્યાં મોસ્ટલી બધું ટ્રસ્ટ પર ચાલે છે દરેક જગ્યાએ. તો તમે જો એ કંપની પાસે વારે ઘડીએ તમે ઇન્ટર્નશિપ કરતા હશે કાં તો તમે પાર્ટ ટાઈમ પણ ચાલુ કરી હશે, તો તમારી પોસિબિલિટી વધારે છે કે હા, તમારું ડાયરેક્ટ જ ફૂલ ટાઈમ થઈ જાય સ્ટડી ખતમ થાય એટલે. ઇન્ટર્નશિપ પેઇડ હોય છે કે અનપેઇડ હોય છે મોટા ભાગે? ઇટ્સ 70-30 રેશિયો. तो यू वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स की जो भी इंटर्नशिप मिले एटलीस्ट वहां की कंपनी में कर लो, वॉल्यूंटरीली भी कर लो कि हाँ, तुम्हारा कर लो. रिज्यूमे पे रियल जॉब माल्टा की आ जाए। हाँ, अच्छी हो। जहां से भी आपको एक चांस मिले कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, आंख बंद करके वो चीज पहले कर लो वहां पे, मोल्टा में. वॉलेंटरी हो कि फिर पेड हो, या फिर स्टाइपेंड कम पड़ रहा हो, बट कर लो एटलीस्ट एक बार. સર મેક્સિમમ જોબ કેટલા ટાઈમમાં મળી જાય છે? સપોઝ 1 યરનો પ્રોગ્રામ લઈને આવે માસ્ટર્સમાં, हाँ. તો મેક્સિમમ જોબ કેટલા મહિનામાં મળી જાય છે સ્ટુડન્ટને? મંથ 2 મંથ. હા, બટ ન્યૂ રૂલ પ્રમાણે આઈ સજેસ્ટ કે 3 મહિના પછી તે ચાલુ કરે. ઓકે, અને તમે ત્યાં આગળ ગયા છો તો તમને કઈ યુનિવર્સિટી સજેસ્ટ કરશો? આપણા પાસે જેટલા ટાઈમ છે તો કઈ યુનિવર્સિટી કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એવું સારું છે જેનું રિસ્પોન્સ અને એની વેલ્યુ, એનું જોબ, એનું ભણવાનું બધું સારું છે? ફર્સ્ટ જીબીએસ, પછી એસેન્સિયા, ધેન આફ્ટર ગ્લોબલ. ફિર લર્નકી ને એ બધું મેં સાંભળ્યું છે, બટ એટલા બધા મેં સ્ટુડન્ટ ત્યાં જોયા નથી એ બધી કોલેજીસના. લર્નકી છે, યુરોપિયન કોલેજ છે, લા વલેટા છે, લંડન સ્કૂલ ઓફ કોમર્સ વાળા મેં જોયેલા છે. કારણ કે એસએનસીઆર અને એ કોલેજ વચ્ચે 500 મીટરનો ડિસ્ટન્સ છે ખાલી, એના જોયેલા છે. सर हज एक और क्वेश्चन है। जैसे कि हाँ. हमें पता है कि आप पढ़ने के बाद आपको 6 to 12 मंथ्स के बीच में कोई भी ड्यूरेशन का वर्क परमिट जॉब सर्च वीजा मिलेगा। तो हम्म. आपने कॉमनली क्या देखा है स्टूडेंट्स को कितने मंथ्स का, तो लाइक 6 मंथ 1 साल का मिल जाता है इजीली? 8 महीने का उनका मिनिमम होता है. 8 महीने का। 8 महीने के अंदर वो या तो मोल्टा में ढूंढे या तो पूरे ऑल ओवर यूरोप में, उनको जहां से भी लगता है कि मुझे वहां से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वहां पे जाओ, एक बार जाके चेक कर लो कि क्या है क्या नहीं है, मेरी ये वैल्यू है कि नहीं, मेरी जो डिग्री है या तो मैंने जो स्टडी कंप्लीट किया, वर्क एक्सपीरियंस है. वहां जाओ, चेक करो, अगर ऑफर लेटर वो देने को रेडी है, लेके मोल्टा हो, वहाँ के एम्बेसी में सबमिट कर दो जो डॉक्यूमेंट्स जो भी ऐसा जो रिक्वायर है, और अप्लाई कर लो. विद इन मंथ के अंदर तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा वहाँ पे. ओके, तो एक और क्वेश्चन, जैसे कि जॉब ऑफर मुझे कोई दे रहा है एम्प्लॉयर, तो हम्म. मैं उस ऑफर लेटर से ही अपने एम्बेसी में आगे वर्क वीजा कर सकती हूँ? वो एम्प्लॉयर को मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं उठानी है, राइट? कि एम्प्लॉयर को कोई अलग डॉक्यूमेंट देने की कोई जरूरत नहीं, आई जस्ट नीड जॉब ऑफर फ्रॉम माल्टा और एनी हाँ. यूरोपियन एम्प्लॉयर। हाँ, वो तुम्हारे साथ वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर ही देंगे जब भी ऑफर देगा, तो वो. हाँ. एम्प्लॉयर। और हाँ, और आपके सारे बैंक अकाउंट जो भी है वो सारे लिंक होते हैं गवर्नमेंट से. तो वो लोग वो भी चेक करेंगे फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं. सब कुछ उनके पास, आई मीन देखने जाओ तो आपके टीआरसी से वो लिंक होता है, आपका सब कुछ. तो जैसे आप एप्लीकेशन डालने जाओगे, तो वो लोग का बैकग्राउंड चेक चालू हो जाएगा, आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड से लेके आपकी स्टडीज से लेके आपका हेल्थ इश्यू, सब कुछ वो एक बार देख चेक कर लेंगे वहां पे ही.
हाँ, वो हो जाएगा, वो एम्प्लॉयर करता है, ठीक है। बट हाँ। जैसे कि अगर यूके की मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो उसमें होता है कि कुछ-कुछ एम्प्लॉयर ही मुझे स्पॉन्सर करेंगे, और क्योंकि कुछ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर को खुद को भी अपना बिज़नेस लाइसेंस वगैरह-वगैरह गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। तो ये हम्म। प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और हर एक एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा कि भई मैं इंटरनेशनल के साथ डील करूँ, मैं ईज़िली यहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट लोगों को लूँ कि मुझे ये जब ना करना पड़े। तो माल्टा में ऐसा है कि भाई सिर्फ ऑफर लेटर आ गया तो इनफ है कि एम्प्लॉयर को खुद को कुछ मगजमारी करनी है, जो भी कि मेरा बिजनेस लाइसेंस मुझे दिखाना पड़े, ऐसा कुछ भी। उनका डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, आइडेंटिटी का ओ, एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है। वो बस कल उसको फिलअप करना है, उसके साथ उसका उसी में उसकी डिटेल्स आ जाएंगे, और उसकी जो भी कंपनी है उसका है उसके वो स्टैम्प और उसको कुछ लगेगा बस, दैट्स इट। और बाकी ओके रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स जो उसको चाहिए। ओके। और माल्टा में रहते हैं जो स्टूडेंट, वो कॉमनली आसपास के कौन से कंट्रीज में इजीली जॉब मिल जाती है उनको? जैसे अगर मुझे ऑप्शन मिले तो मैं चाहूंगी मुझे जर्मनी में मिले, क्योंकि वो बड़ा देश है। तो हम्म। लाइक व्हाट इज द रियलिटी कि हो जाता है कि इस स्पेन में हो जाता है इजीली, हम्म। कौन से देश में इजीली हो जाता है, आपको पता हो अगर ऐसा कुछ? मोल्टा सेंजन कंट्री है, सो हर जगह इजीली हो जाएगा। डिफरेंस आता है टैक्स पे करने का। हम्म। मोल्टा में इट्स 7%। अगर आप स्पेन जाओगे, जर्मनी जाओगे, जर्मनी इट्स हायर। तो आप जितना ज्यादा कमाओगे उतना आपका टैक्स जाएगा। मोल्टा का मैक्सिमम टैक्स है 35%। आप जितना भी कमा लो, 35 इज द फाइनल। यहाँ पे 40% अब जाता है। तो ओ, अगर किसी को टैक्स कम बचाने हैं, आई मीन बचाना है, या तो फिर उसको टैक्स बेनिफिट चाहिए, तो वो मोल्टा में ही रह जाते हैं। ओके ओके, थैंक यू। सर ये आपने जो 70% टैक्स रिबेट हमको बच्चों को बोलते हैं कि वो आपको हाँ। 70% टैक्स रिबेट होता है एंड ऑल, हाँ। तो वो कब तक मिल जाता है बच्चों को हमको, सर कैसे आप मिलता है? मान लो कि किसी ने लिया है डिप्लोमा या तो बीबीए, फॉर एग्जांपल बीबीए लिया तो उसने मास्टर्स लिया, उसकी स्टडी खत्म होगी, वो मोल्टा में वर्क परमिट पे आएगा। जब उसके 2 साल मोल्टा में कंप्लीट हो गए वर्क परमिट पे, तो उसको उसके टीआई नंबर लेके उसको टैक्स ऑफिस जाना है, उनको इन्फॉर्म करने के लिए मेरे 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, ये मेरी डिग्री है। तो वो वहां से उसकी एप्लीकेशन ओपन करेंगे टैक्स रिबेट के लिए। तो वो एक आपको टाइम फ्रेम देंगे कि इतने टाइम फ्रेम में आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, और ये उसका टाइम है कि इतने ड्यूरेशन में आपका टैक्स जो आपको जो रिटर्न आने वाला है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं पूरा। ओके, सपोज कोई मास्टर्स के लिए गया है तो फिर हाँ। तो एक ही साल का प्रोग्राम होता है उसका, राइट? और हम्म। उसके बाद शायद 8 महीने का मिनिमम आपने बोला वर्क हम्म। परमिट मिलता है, तो दैट इज काइंड ऑफ जॉब सीकिंग टाइम हाँ। फॉर स्टे बैक। स्टेट। तो उस ड्यूरेशन में नहीं जा सकते वो। उसमें भी मिलेगा। आई मीन उसके अंदर मान लो कि अगर उसको टैक्स रिबेट चाहिए तो तो उसको माल्टा में जॉब करने, तो अगर उसको अच्छी किसी और जो कंट्री में मिल रही है, माल्टा 1800 ऑफर कर रहा है जबकि जर्मनी उसको 3000 ऑफर कर रहा है, टैक्स के साथ बाद में उसके पास अराउंड 2500 बच रहा है। अगर वो चाहता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए टैक्स रिबेट, चलेगा मेरे लिए, तो जर्मनी कर ले, या तो फिर वो माल्टा में रह के 2 साल कंप्लीट करके वो ले सकता है। तो उसके 2 साल पीआर के लिए भी काउंट हो जाएंगे। हम्म। हम्म। अप टू 960 वहां पे कोई इनकम टैक्स नहीं, 960 यूरो, देर इज नथिंग। 960 से ऊपर जाएगा तो 5%, फिर 7%, फिर 10, फिर उसके बाद में 15, और सबसे लास्ट, हाँ, 1000, सर क्वेश्चन ही तो 900। पूछो यहाँ पे, आप आंसर दे रहे हो, सबको नहीं पता चलेगा क्वेश्चन क्या है। वहां से माइक ऑन करके पूछो तो वो सबको पता चले, ऐसा बोल रहे अच्छा, जेमिका ओके, मैम। आई आस्क्ड हिम दैट ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं उनको जनरल एवरेज सैलरी कितना मिलता है, कि अगर 960 के ऊपर टैक्स है तो ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स को 960 मिल ही ना रहे हो महीने को, और हम ये सब डिस्कस कर रहे हो, तो दैट इज आई आस्क्ड हिम, तो इस सेट का मतलब 1000 भी मिलता है और 900 से कम भी होता है, दोनों ऑप्शंस है, ऐसे दोनों हम्म। चलते समर टाइम में सबको ऑन एवरेज 900 अबव मिलता है। समर जैसे ही खत्म होगा, जो बीच के आई मीन दिसंबर, जनवरी और फरवरी, वो 600 700 के अराउंड घूमता रहेगा उनका। हैं। ओके, तो ये जो टैक्स रिबेट होता है झील भाई, हम्म। वो पूरे साल का टोटल कैलकुलेट एवरेज पे किया जाता होगा, राइट?
960 पर मंथ के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन हो रहा है पूरे साल का, हम्म, उस हिसाब से 12 महीने के काउंट कर रहे होंगे। तो अगर 700 पर मंथ मिल रहा है तो वो तो वैसे ही मतलब 2 महीने के लिए अगर समझो उसको 800-900 भी फुल टाइम कर रहा है वो, राइट, तो भी उसका वो हाँ, टोटल तो वो नहीं हो रहा होगा, राइट, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हम्म, बराबर, राइट। हाँ, सो मतलब या तो उसको पूरा टैक्स रिबेट मतलब मिलेगा ही नहीं, टैक्स पे करना ही नहीं आएगा, और अगर आएगा तो तुम जैसे बोल रहे हो वैसे रिबेट कर सकते हैं अगर कोई कोई केस में है तो, राइट। वहां पे अप टू 1 और 2 टैक्स उसको रिटर्न आते हैं पर ईयर ओके। उसके अकाउंट में। और 70% वाला तो है ही है। वो अगर वो नहीं पे करा है तो भी उसको मिलेगा। उसके टैक्स नहीं जा रहा तो भी उसको मिल जाएगी। उसकी TIN ID बन चुकी है और वर्क परमिट पे ही वो मिलेगी टैक्स ID। गाइस और कोई क्वेश्चन है कोई भी काउंसलर का, कुछ हाँ, जानना है? लाइक जॉब 5 days a week है, कितना है लाइक? वो 20 hours per week होता है। नहीं, आफ्टर स्टडीज 5 days की सैटरडे संडे सबको छुट्टी मिलती है, ऐसा है? नहीं, वो टोटली एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय उस पर डिपेंड करता है। अगर उस कैंडिडेट को छुट्टी के दिन भी काम पे जाना है तो वो जा सकता है। तो मतलब 1 डे गवर्नमेंट होता है। कोई रूल्स नहीं है 1 डे जैसे ऑफ कि है। सिर्फ वन 1 डे डे ऑफ है। ओके। और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं जो वहाँ की IT फील्ड और वो कंपनीज है वहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है। या तो सैटरडे उनकी एक गेट टुगेदर पार्टी होती है ओके। और संडे को तो छुट्टी होता है उनका। वीक और में माल्टा स्कूल में? होता है। हाँ, वीक में स्कूल मतलब जो भी कॉलेज में जा रहे हैं कोई हाँ। भी इंस्टीट्यूट में, तो वीक में कितना दिन जाना होता है? 2 से 3 दिन। बाकी के दिन लाइक यू कैन वर्क। हाँ, अगर किसी कॉलेज वाले ने मान लो कि उसके 2 या 3 लेक्चर पर उसने पूरे वीक में शेड्यूल किया है तो वो 1 या 2 घंटे के लेक्चर्स होंगे सारे किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे। तो वो टोटली कॉलेज और उनके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। 2 से 3 दिन तो होता ही है बट मान लो कि 2 दिन है। फ्राइडे को और थर्सडे को उसने लेक्चर रखे बट वो 5-5 घंटे के हैं टोटल। अगर किसी कोई रेस्टोरेंट में जॉब करेगा तो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे वो सबके लिए बिजी होता है सारे रेस्टोरेंट्स के लिए। तो अगर कॉलेज वाले ने उस लेक्चर्स को डिवाइड कर दिया इक्वली पूरे वीक के लिए 5 दिन के लिए तो उसका वहां पे ऑन एवरेज 2 या 3 घंटा आएगा। यानी मॉर्निंग में 9 बजे जाएगा, दोपहर के 12 1 बजे तक उसके लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। तो सैटरडे उसका छुट्टी हो जाएगा। जो जाना होता है उसको नहीं जाना पड़ेगा, प्लस फ्राइडे को भी उसका बस खाली मॉर्निंग में रहेगा। और फ्राइडे इवनिंग से उसकी बिजी पब्लिक ज्यादा आती है हर जगह पे। और IT में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फ्राइडे तक ही उसका रहेगा जो भी होगा वो। तो उसको उसके अंदर मैनेज करना पड़ेगा कॉलेज और कंपनी के साथ बात करके। और आप ये जो बोल रहे हो फाइनेंस के कोर्सेज, तो वहां पे कोई हाँ। लाइसेंस वगैरह कोई एग्जाम देनी पड़ती है क्या फाइनेंस का कोई कोर्स लेने के बाद, कि आफ्टर डिग्री? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो अकाउंट्स कर रहा है तो ACCA इज मस्ट। बट वो अकाउंट्स नहीं है, बस इन जनरल फाइनेंस है या तो फिर फाइनेंस और मार्केटिंग हो गया या तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया तो उसके अंदर कोई लाइसेंसिंग नहीं होता। उसकी इंटर्नशिप में ही काउंट होता है। जैसे मतलब वहाँ पे सारी जो अकाउंटिंग फर्म्स है तो वहाँ पे इंटर्नशिप ऑफर करते हैं वो लोग। इवन वो कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। KPMG हो गया, PwC हो गया, डेलॉयट है। वो लोग एक कोर्स ऑफर करते हैं उनको। इन हाउस ही होता है वो सब कुछ। ओ मतलब तो ये उनके सारी लिए कंपनीज भी माल्टा में है? हाँ। ओके। आई थॉट कि इतनी छोटी कंट्री है कि बड़ी कंपनीज नहीं होंगी शायद वहाँ पे। ना, इट्स अ टैक्स हेवन। सो जो भी ऑफशोर अकाउंट है वो माल्टा में है और कंपनीज वहाँ पे रजिस्टर करती है। इवन तो इटली इटली की कंपनीज भी बहुत ज्यादा है जो माल्टा में रजिस्टर की हुई है। ओके। तो उसके लिए ओके। और ये जो एग्जाम्स लाइक पढ़ने के टाइम पे कैसा होता है कि एग्जाम एक टाइम होगी उसके ऊपर आपके ग्रेड्स डिसाइड होंगे, कि थ्रू आउट द ईयर कोई असाइनमेंट का भी क्रेडिट्स है, कैसा होता है? सबका होता है असाइनमेंट्स और एग्जाम दोनों कंबाइन होता है। ओके। मेरा जो था इट वाज 70 और 30। 70% जो होता है वो फाइनल में होता है जो असाइनमेंट और PPT और रिटर्न के साथ होगा। और जो बाकी 30% है वो ऑन गोइंग जो लेक्चर्स में प्रेजेंटेशन होंगे, फिर आप कितने अटेंटिव हो लेक्चर्स के साथ, हम्म। उस पर डिपेंड करेगा।
और सर हर जगह मोस्टली हर कॉलेज में ऐसा ही होता है कि सब कुछ बेस करेगा आपके असाइनमेंट्स, और रिटर्न में बहुत कम आता है। मल्टीपल क्वेश्चन, आई मीन मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, और जो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे वही होगा, और कुछ बाहर का नहीं आएगा। और लैंग्वेज बैरियर जेन्युइनली नहीं आता, लाइक इंग्लिश इतना चल जाता है? हाँ, क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस भी है और सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी वहाँ पे आते हैं, तो एक उनको एक मिडिल ग्राउंड लैंग्वेज चाहिए रहेगा सबके लिए। हम्म। अब मोल्टा में मॉल्टीज इटालियन और इंग्लिश चलता है। जो बाहर के लोग हैं उनको इंग्लिश आता है, तो वो लोग इंग्लिश को ऐसा प्रीफर करें, तो सेकंड उसकी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है मोल्टा की। ओके। तो इट्स देयर सेकंड नेशनल लैंग्वेज। और वहाँ पे इंडियन लाइक बिजनेस ओनर्स होते हैं, जैसे कि कोई इंडियन का रेस्टोरेंट हो, कि ऐसा ज्यादातर कम होता है कि माल्टीज लोग ही ज्यादातर? नहीं, जब स्टार्ट करना होता है तब उनका होता है कि मिनिमम, आई मीन आपका कोई भी बिजनेस पार्टनर होना चाहिए जो आपकी कंपनी में 5% ओन करना चाहिए, 5 या 10%। वो ऑन पेपर दिखाने के लिए, वो रखे ना रखे उन पे, बट है बहुत ज्यादा लोग हैं। कोई अपनी टैक्सी कंपनी चलाता है, कोई अपनी टूरिस्ट के लिए, आई मीन टूरिज्म कंपनी चलाता है, कोई स्टोर्स है किसी के। और जो रेस्टोरेंट्स है वो सारे मोस्टली इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के हैं। जो एक है शकीना करके, गोवा का है वो। फिर एक सारी है। फिर एक पंजाबी रेस्टोरेंट है सेंट जूलियस में, टुक टुक भी है। तो टुक टुक का जो ओनर है वो यूरोप का है, बट उसका जो को पार्टनर है वो एक इंडियन है। को फाउंडर उसका एक इंडियन है, फूड के लिए। सो है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर कोई बिजनेस चालू भी करता है उसको टैक्स रिबेट पहले ही मिल जाता है 5 साल के लिए, कि उसको कोई टैक्स नहीं है वहां पे। ओह वाह, दैट्स गुड। और हाँ, मतलब आपने अगर बिजनेस चालू करा तो आप हाँ, कितने, वो सेम वर्क वीजा के जैसे होता है, उसका वीजा ज्यादा होता है, कैसा होता है? नहीं, आप उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट, आई मीन उसके जो बाय सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट वाला जो होता है उसके पोर्टल में आप एंटर हो जाते हो। आपका हम्म। वो तो चलेगा ही, टीआरसी वाला तो चलेगा, बट आपकी एक सेकेंडरी फाइल चलेगी वहां पे। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट आपने मॉल्टिस इकोनॉमी में किया है, एक स्टार्ट करके। तो अब वहां पे आप अपना पैसा डाल भी रहे हो। तो आफ्टर उनकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट होने के बाद आपको डायरेक्ट वो आपका सिटीजनशिप आपको प्रोवाइड कर देंगे डायरेक्ट। और ये स्टडी से लेके इसमें पहले रेसिडेंसी कार्ड आता है कि डायरेक्ट सिटीजनशिप आती है, और टाइम कितना लगता है? तो स्टडी में पीआर आता है, बट वो स्टडी यार, खत्म होने के बाद, आई मीन स्टडी खत्म होने के बाद मान लो कि उसको, पहले तो आपका 1 साल का ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा, फर्स्ट जो भी आएगा। जॉब का? फिर मान, हाँ जॉब का। हम्म। मान लो कि आपने स्टडी खत्म की, आपको एक किसी कंपनी में जॉब मिल गई। आपने बीबीए किया तो आपको किसी बैंक में जॉब मिल गई, हम्म। मोल्टा की। अब वो आपको पहले 1 साल का प्रोवाइड करेगा। आपको वो बैंक अच्छी लगा, उसका कल्चर अच्छा लगा, और उसके जो मैनेजमेंट वो आपको दूसरे साल में भी रिन्यूअल दे रहे हैं। तो इधर आपको 1 साल का देंगे या तो उससे ज्यादा का देंगे। आई मीन 2 साल का दे दिया तो आपके 3 साल होंगे। बट अभी सेकेंड बार जब आपका दूसरा रिन्यूअल आएगा, आपको सेम कंपनी में रहना है, तो आपको इधर वो 3 साल का करेगा या तो उससे ज्यादा का करेगा। तो आप इनडायरेक्टली पीआर के लिए एलिजिबल हो गए वहां पे, क्योंकि आपके 5 साल सेम कंपनी में कंप्लीट हो जाने वाले अब। ओके, तो वर्क एक्सपीरियंस का ही टाइम गिना जाएगा 5 साल तक? हाँ, और वो बेटर वही रहेगा कि अगर वो सेम कंपनी में या तो सेम एम्प्लॉयर के पास वो जॉब कर रहा है, ओके। तो और ये एम्प्लॉयर भी उसके बिहाफ पे करेगा। स्टडी के टाइम का कुछ गिना ही नहीं जाता है कि आप पढ़ते हो वो स्टडी रेसिडेंसी? टाइम में आपका बस खाली क्रेडिट गिना जाएगा। जैसा आपने, क्रेडिट? मैंने, हाँ क्रेडिट, आई मीन आप कितने सोशलाइज हो रहे हो, आप कितना मॉल्टीज सोसाइटी में आप इन्वॉल्व हो रहे हो। ओके। अगर वॉलंटियरिंग का आपको कोई चांस मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे यूएन काउंसिल और ईयू काउंसिल वाले एवरी 2 मंथ के अंदर उनका कोई ना कोई वॉलंटियर प्रोग्राम होता है, ओके। जो कि हर फील्ड के लोग अटेंड कर सकते हैं। तो आप जितना उसको अटेंड करोगे आपकी प्रोफाइल उतनी ही स्ट्रांग जाएगी, क्योंकि आपको ईयू सर्टिफिकेशन मिलेगा सामने। तो ओके। आपके पीआर की जब बारी आएगी तो उसके अंदर वो मैटर करेगा साथ में, कि आपने मॉल्टी सोसाइटी के लिए ये किया है, तो आपका वो प्लस पॉइंट वहां पे आएगा वर्क के साथ साथ। ओके। ओ वाओ, दिस इज गुड टू नो। और रेसिज्म है कुछ? नहीं। दे आर गुड पीपल। हाँ, अभी जब तक हम ज्यादा नहीं जा रहे तब तक, बाद में देखते हैं ऐसा। नहीं, आई मीन रेसिज्म तो नहीं है, बट
कुछ हमारे इंडियंस है जिसकी वजह से हमारी इमेज बहुत ज्यादा डाउन होती है वहां पे। ज्यादा हम्म पी लिया तो वहां पे इमेज डाउन हो जाती है, वो वहां पे करने लग जाता है। वहां पे रेसिज्म नहीं है, बट जब ऐसा कोई सीन होता है तो पार्टीशन हो जाता है हम्म। कि एशियंस अलग और यूरोपियन पब्लिक अलग। फिर वहां पे ओके। ऐसा हो जाता है। Great, great. Thank you so much, Jill. It's really clear. And any other counselor? Prachi, you have Malta students more. Yeah, I have Malta students, but आज के बाद मैं सब पूछ ही लिया almost. Sorry, Prachya. सर आपको वीजा के डॉक्यूमेंट के लिए नॉलेज है क्या कुछ? वीजा में नॉर्मली जो लगता है वही आई मीन जो आप कॉलेज को दोगे ना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आपके मुझे खाली एक फाइनेंशियल। ही चीज कंफर्म करनी थी कि लॉन सेंसर लेटर कभी आपके कोई फ्रेंड आपके नॉलेज में लॉन सेंसर लेटर पे एक्सचेंजा का वीजा निकला हो? मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सारे ऑन कैश वाले थे, आई मीन लिक्विड वाले थे, बट निकलता है क्योंकि आप जस्टिफाई कर रहे हो कि आपके पास फंड कहाँ से आया, सडन फंड आया वो भी। तो उनको वही चाहिए कि आप जो भी हमको डॉक्यूमेंट दोगे तो हमारे उसको रीड करना और उसको वेरीफाई करना कितना इजी पड़ रहा है। अगर आप लोन सैंक्शन लेटर अगर दे रहे हो दैट मीन्स कि वो बैंक की ऑथोराइज है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता वहां पे। लोन सेक्शन लेटर दे रहे हैं तो ले लो, उस पे निकल जाएगा वीजा इजीली। वहाँ पे परीक्षा में आए हैं क्या कुछ एक्सचेंजर की टीम ना बोल रही है कि लॉन सेंसर पे हम वीजा फाइलिंग करके नहीं? લોન સેન્કશન લેટરનો મતલબ એવો છે ફોરમ કે પેન્શનને ડિસ્બર્સ કરાવી દેવાનું ખાતામાં. हम्म, તો એ हम्म, પેલું જે આટલું ફંડ જૂનું જોઈએ આટલા દિવસ હોય એવી રીતનું કંઈ લાગુ ના પડે એના પર. લોન हम्म, સેન્કશન ચાલે છે બટ हम्म, એને ડિસ્બર્સ જોઈશે. એ લોકો એવું કે છે हम्म અત્યારમાં કેવું પૈસાથી લોકો સેન્કશન લેટર લઈને પછી એને ના વાપરે તો એટલે हम्म, એમને એક અશ્યોરિટી જોઈએ છે કે 11 લાખ રૂપિયા જે છોકરા પાસે છે એ એને ત્યાં લિવિંગ કોસ્ટમાં કામમાં લાગે. Then loan हम्म. sanction, it's okay, but it has to be disbursed. અને એમાં સોર્સ ઓફ ઇન્કમ બતાવાય છે કે લોન સેન્કશન કરીને પૈસા ખાતામાં છે. આ ओके मैम. માલ્ટાનું મને એટલે તમે બંને વાત કરતા હતા ત્યારે જ મને એવું થયું કે કદાચ આ વસ્તુ ડિસ્કસ થઈ છે પહેલા તે છતાં हम्म એક વખતે એસ્કેન્શિયા જો ના પાડે છે તેને આ પૂછી લે છે કન્ફર્મ કાં તો મેડમ સાથે કન્ફર્મ કે તમારા એસ્કેન્શિયાના જે એ છે અને એને ડિસ્બર્સ કરી દે લોન સેન્કશન કરીને પૈસા ओके मैम. ખાતામાં. આઈ ગેસ આપણા પેસેન્જરના વિઝા નીકળેલા એસએમએસ છે. આવ્યા છે હમણાં કોઈના નિકોલ બ્રાન્ડ. ઇવન હું ત્યાં હતો ત્યાં બી હતા જે ઇન્વેસ્ટર લોકોએ એક જણાએ લોન કરીને જ આવ્યો હતો એ, તો એના વિઝા આવેલા જ હતા. મેમ ओके. તમારે જસ્ટિફાઈ કરવું પડશે ફાઇનાન્સ, બીજું કોઈ એનું એ નથી. જસ્ટિફાઈ તમે ओके. કરી લીધું તો કોઈ વાંધો નહીં આવે. ओके. ओके. મેમ એમાં એવું હોય છે કે લોન ડિસ્બર્સ કર્યા પછી બી એ લોકોને સ્ટેટમેન્ટ જોઈતું હોય છે કે એ હા, એ તમારે સ્ટેટમેન્ટ 3 છે મહિનાનું ટ્રાન્ઝેક્શન બતાવવું પડશે ને તમારે લેટર આપવો પડશે. તો એમાં કોઈ ઇશ્યુ નથી આવતો ડોક્યુમેન્ટમાં. પણ જો તમે સ્ટેટમેન્ટ હા નથી આપતા ને તો પછી પાછળથી વિઝા ફાઇલ બીએફએસમાં સબમિટ કર્યા પછી પણ રિક્વાયરમેન્ટ આવે છે. હા, તો એમાં તમારે તમારે જે ફાઇનાન્શિયલ બતાવો ને એમાં તમારું એક તો તમારું સ્ટેટમેન્ટ થઈ ગયું 3 મહિનાનું, તમે લોનથી લીધો તમારો લોન ડિસ્બર્સમેન્ટ લેટર, પ્લસ તમે એક બેંકમાંથી એક લેટર લેશો તમારા ફંડ્સ માટેનો કે આટલા ફંડ અવેલેબલ છે. આટલું તમે આપી દેશો તો મોર દેન ઇનફ છે. ओके. ग्रेट. थैंक यू. ઓકે. Any more questions? No? Then we can wind up with the. Thank you, sir. Okay, thank you, ઓકે. Jill. Thank you, Jamila. ઓકે. એન્ડ કોઈને બી પ્રશ્ન હોય ને અહીંયા ના પૂછ્યો હોય તો ફોન કરી શકો છો. સરનો નંબર છે 0032 વાળો. ઓકે. ના એટલો 0032 કદાચ નંબર એમના પાસે છે, રચિતા મેમ પાસે છે. 0032 નંબર મેડમ પાસે છે તમારી પાસે છે હમણાં તો તમે 0032 એમના પાસે છે, 0730 મારા પાસે છે. હા એ મને સરસ. ચલો બાય ઓકે, એવરીવન. 32 મારા પાસે છે. હા. ઓકે. थैंक यू सर. बाय. ઓકે, બાય.